everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे CUET 2025 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के बारे में हम सारी चीजें कवर करेंगे, जो भी तुम्हें ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो तुम्हें इस टाइम पर प्रेपरेशन की बहुत जरूरी है जानना, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट की एरियाज जो है वो कवर करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि इन 4 पॉइंटर्स में ना पूरी कहानी जो है वो सम अप कर पाऊं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, तो यही कोशिश रहेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे BST 20 जब मैं CBT 2023 दिया था तो मेरे खुद के BST में 190 आए थे आउट ऑफ 200। तो जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, देखो वैसे हमारे 6 मार्क्स कट होने चाहिए थे एक क्वेश्चन के लिए, बट नॉर्मलाइजेशन के वजह से मेरे 10 मार्क्स कट हुए थे एक क्वेश्चन के वजह से। तो वो जो गुली क्वेश्चन है जो जिस पर मैं क्लीन वर्ल्ड हो गई, वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी कि वो कौन सा क्वेश्चन है। 2 मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, बट अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो, तो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगी कि कौन सा वो एक क्वेश्चन था जहाँ पे मेरा गलत हुआ था एंड एग्जैक्टली NCERT की किस पेज पर कौन सी लाइन थी जहां पर उसका आंसर था। तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि NCERT की इंपॉर्टेंस CUET में कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले पॉइंटर से। तो पहला पॉइंटर है सिलेबस। सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना BST के स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बोर्ड्स में हो, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं कि जो तुम्हारे बोर्ड्स में होंगे पर NTA CUET के सिलेबस में नहीं है। तो NTA का CUET का सिलेबस ही रेफर करना, कोई भी दूसरे बोर्ड का सिलेबस रेफर करना कोई भी समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि जो बॉडी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है सिर्फ उसी का तुम्हें सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि वही मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट रेलेवेंट है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे सब्जेक्ट के सिलेबस अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड करके आई होप तुम वही रेफर कर रहे होंगे, क्योंकि देखो अब तो इतना टाइम हो गया, इतनी सारी बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। पर BST का सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट उन्होंने दे रखा है। फॉर एग्जांपल अगर वो प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, मीनिंग लिखा है, नेचर लिखा है, तो जो जो हेडिंग उन्होंने लिखी है वो हेडिंग तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाहर उससे ज्यादा तुम्हें प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिलेबस को अच्छे से देखना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, इन सब में डिफरेंसेस लिखा है, तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर मोड्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गए, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, मैनेजमेंट के फीचर्स, नेचर, साइंस, आर्ट, और वो तुम्हारा जो होता है प्रोफेशन वाला, वो अच्छे से वो सारी चीजें जो जो मेंशन करी हुई है ना सिलेबस के अंदर, वो एज इट इज NCERT से पढ़ लो। ठीक है, और NCERT का प्लीज नया एडिशन ही डाउनलोड करना और वही पढ़ना, क्योंकि देखो ना कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि एग्जैक्टली जो MCQs तुम्हारे बनते हैं वो सेम लैंग्वेज होती है NCERT की। जिस तरीके से NCERT में लिखा है उसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगर तुम मेरे BST का जो मैंने पेपर सॉल्व करा था लास्ट ईयर, जो मेरा खुद का जो CUET का पेपर था वो मैंने पूरा सॉल्व करा है, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उससे तुम्हें बहुत आइडिया होगा कि NCERT में कहाँ पर वो चीज दे रखी थी और एग्जैक्टली वो सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो NCERT की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, तुम्हें सिलेबस देख के आराम से पता चल जाएगा। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। NCERT देखो जो कि सिलेबस से स्टेम करता है, कि सिलेबस में जो जो चीजें मतलब दे रखी है ना वो तुम्हें NCERT से ही कवर करनी है। कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक, कोई भी दूसरी वेबसाइट, कुछ भी चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है BST के अंदर। कोई YouTube चैनल भी इतना तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता जितना NCERT की रीडिंग हेल्प कर सकती है। NCERT में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट का नेचर है, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फॉर एग्जाम्पल ऑर्डरलीनेस और क्योस है, इंटेंजिबल फोर्सेस, जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके जो पैराग्राफ के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं ना, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन एज इट इज उन एग्जाम्पल्स के पर ही बेस्ड होते हैं। फ्लेक्सिबल, कंटिंजेंट, जो प्रिंसिपल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनमें डिफरेंसेस, दोनों में क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो बहुत जरूरी है समझना। तो ये नुआंसेस जब तुम कवर करोगे ना कि हाँ कि फ्लेक्सिबल और कंटिंजेंट में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या एग्जाम्पल दे रखा है NCERT के अंदर, तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगी एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि सेम एज इट इज सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। तुम्हें खुद लगेगा अरे हाँ मतलब ये तो मैंने इस पैराग्राफ के अंदर इस हेडिंग में पढ़ा था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, NCERT को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। NCERT पढ़े बिना कोई टॉपर नहीं बन सकता है। अगेन मैं तेको
मैं तुम्हें अभी एक स्क्रीन दिख रही होगी जिसके अंदर जो मेरा जो क्वेश्चन था, जो मैंने गलत करा था, वो क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन लिंक कॉन्सेप्ट के कॉलम के अंदर ही आंसर इसका था। एंड मैंने ये टेबल को पढ़ते वक्त इग्नोर कर दिया था एनसीईआरटी जब मैं पढ़ रही थी, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी। तो तुम ये बिल्कुल भी गलती मत करना। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इसी से समझ में आती है कि तुम्हारा छोटा सा, तुम कोई छोटी सी डिटेल को इग्नोर कर देते हो एंड फिर उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, और वो अगर जब तुम्हारा गलत होगा ना, तो मैं बिलीव में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। अब तीसरे पॉइंटर पे आ जाते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंटर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो न्यू टॉपिक है, न्यू यूनिट है, अच्छे से पढ़ लेना। इसका पीडीएफ सेपरेटली डाउनलोड करके पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो हमारे टाइम पे तो हम स्किप भी करके जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑप्शन था कि हम 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पर तुम्हें 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्लीज़ डोंट स्किप दिस यूनिट। नया यूनिट है, बहुत लोगों के लिए नया यूनिट भी होगा, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। इस यूनिट को हल्के में मत लेना, क्योंकि नया टाइप का यूनिट है, तो हो सकता है कि काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से आ जाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो लेटेस्ट पीडीएफ है एनसीईआरटी का, उसको डाउनलोड कर लो ऑनलाइन एंड उससे पढ़ लेना। तो फोर्थ की पॉइंटर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। देखो दो चीजें तो मैंने बहुत ज्यादा जेनरिक बता दी कि सिलेबस और एनसीईआरटी, ठीक है। अब दो चीजें मैंने बताई है। थर्ड जो था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और फोर्थ चीज जो मैं बता रही हूँ वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला यूनिट। इन दो यूनिट्स को मैंने बाकी यूनिट्स में से ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी है क्योंकि ये थोड़े से मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रिकी यूनिट्स हैं एंड इन पे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट बन सकते हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में तुम्हें फुल फॉर्म्स ध्यान रखना, बड़े बड़े जो फुल फॉर्म्स है ना वो अच्छे से लर्न कर लेना, मेमोराइज कर लेना। मेरे तो बोर्ड्स में भी आया था एंड आई थिंक सीवीटी में आ ही सकती है। अगर तुमने एक पर्टिकुलर जगह पे अपील फाइल करी है तो कितने डेज में दूसरे में अपील फाइल कर सकते हो, तो ड्यूरेशन तो ये ध्यान रख लो कि छोटे छोटे डिफरेंसेस, डिफरेंट राइट्स हैं, और अलग अलग राइट्स का जो एक्सरसाइजिंग एरिया है, मतलब कौन सा राइट किस चीज पे फोकस करता है और सारे राइट्स में डिफरेंसेस क्या क्या है, वो अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू बाकी सारे राइट्स को अलग समझना है। ऐसा नहीं है कि तुम दो राइट्स में कंफ्यूज हो रहे हो कि दोनों का ये ही काम है, ऐसा नहीं है। हर राइट का एक अलग काम है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस, मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व करा है ना, इस पे एक ना क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं बार बार इस राइट का नाम ले रही हूँ। तो ये वाला अच्छे से पढ़ लेना राइट, इसके अंदर क्या है एंड ये डिफरेंट कैसे हैं बाकी सारे राइट से, तो ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये तो था हमारा लास्ट पॉइंटर विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब मैं बात कर लेती हूँ सोर्सेज की कि तुम्हें कौन से सोर्सेज रेफर करने चाहिए। देखो मैंने एनसीईआरटी तो बोला ही है। एनसीईआरटी के अलावा अगर मैं कोई रेफरेंस बुक सजेस्ट करती हूँ पर्सनली, तो वह है सुभाष डे सर की बुक, क्योंकि मैंने वो पर्सनली पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी थी, और काफ़ी हद तक ना उसका कंटेंट एनसीईआरटी से ओवरलैप ही होता है, पर क्वेश्चंस के लिए तुम डेफिनेटली वो रेफर कर सकते हो। मैंने कंटेंट के लिए इतना रेफर नहीं करा था उस बुक को, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के लिए करा था, तो तुम भी उस तरीके से देख सकते हो। वेबसाइट लर्न सीबीएसई बीएसटी के लिए बेस्ट वेबसाइट है। लर्न सीबीएसई को बिल्कुल मत इग्नोर करना। मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बोला है लर्न सीबीएसई का, पर बीएसटी तो मैं इतना स्ट्रांगली बोल रही हूँ कि भाई एनसीईआरटी के बाद दूसरा चीज तुम्हारा यही होना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट है वो वेबसाइट, क्योंकि मैंने देखा है एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं उस वेबसाइट पर से। उसके अलावा तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारे पास और टाइम है, तो सीबीएसई गाइड देख सकते हो, टेक्स्ट बुक देख सकते हो, डिफरेंट मॉक्स लगा सकते हो। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स होते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस जो तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा वेराइटी और भी एक्सप्लोर करना अगर ज़्यादा टाइम है तो। और मैं जो है इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो अपलोड करूंगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, तो वो भी देख लेना। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशन की स्कैन्ड पीडीएफ्स भी हो सकती है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ना सिर्फ बीएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो अपलोड कर रही हूँ उस पर, हर दिन ऑलमोस्ट कुछ एक फाइल में डाल ही देती हूँ ढूंढ के, तो प्लीज़ है ना उस सारे जो रिसोर्सेज का है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना काम आएगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ पढ़ो, बीएसटी आराम से हो जाएगा। ये मत समझो कि यार तो थियोरी है, हो जाएगा, थियोरी लेके डूबती है। ये तो मेरे केस में हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है।
तो इन जनरल अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं बीएसटी में, तो बीएसटी में सबसे पहले अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाओ, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के बाद फुल फ्लेजेड मॉक्स लगाओ, ठीक है। फुल फ्लेजेड मॉक्स जब भी तुम किसी भी सब्जेक्ट का लगाते हो ना, तो टाइम प्रैक्टिस ही करा करो। टाइम प्रैक्टिस के बाद अपना स्कोर कैलकुलेट करो और देखो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और मॉक को करने के बाद उसका एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुमने क्या चीज़ गलत करी, वो कौन से चैप्टर में से था, और अगर तुम एक ही चैप्टर या फिर एक ही यूनिट का तुम कुछ गलत करे जा रहे हो, तो फिर तुम्हें ऐसा रियलाइज़ होगा कि तुम्हें ये यूनिट वापस रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉक तो करना ही होता है, और मॉक एनालिसिस मॉक अटेम्प्ट करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मत भूलना कि तुम एक ही चीज़ गलती आप 10 बार करोगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं है ना, तुमने कुछ सीखा ही नहीं अगर उस मॉक में से, तो उस मॉक को अटेम्प्ट करने का क्या फायदा है। सिंपल सी बात है, अगर तुम सेम क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ जाता है और तुमने मॉक में मिस्टेक करी, अगर तुम सेम मिस्टेक वहां जाके एग्जाम में करोगे, तो तुम्हारे जैसा ना बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा रियलिस्टिक होके अटेम्प्ट करो मॉक्स को, एंड आराम से बीएसटी हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेस लेने के लिए बहुत सारे रीजंस है इस दुनिया में। बीएसटी उसमें से बहुत पीछे आना चाहिए। तो बीएसटी के लिए स्ट्रेस मत लो, पर सिर्फ मेहनत करो, पढ़ाई करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं लेना है तो बिल्कुल हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे और इग्नोर कर देंगे, लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देंगे। सो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। हर सब्जेक्ट को शुरुआत से इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है, भले वो एक अकाउंट्स का क्वेश्चन हो या फिर एक बीएसटी का क्वेश्चन है, उसका वेटेज उतना ही है। तो तुम्हारा जो एग्रीगेट स्कोर जो है वो सारे सब्जेक्ट से अफेक्ट होता है, सिर्फ एक दो सब्जेक्ट से अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बीएसटी को थोड़ा सा सीरियसली लो, आराम से पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इस मोमेंट पे ना तुम अपना डिसिप्लिन का पेन जो है वो बर्दाश्त कर लो, ताकि तुम्हें रिग्रेट का पेन नहीं हो, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम्हें डिसिप्लिन का पेन हो जाए एंड रिग्रेट का नहीं हो। अभी ये वक्त बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये वक्त वापस नहीं आएगा। अच्छे से पढ़ो, एकदम दिल लगा के पढ़ो, अपना ड्रीम कॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। क्योंकि एक ड्रीम कॉलेज में जाना एक अपने आप में, अगर भले वो कॉलेज उतना वर्थ इट नहीं हो, ठीक है, ऐसा तुम्हें लग सकता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो क्या ही है, पर अगर तुम्हें वो मिल गया ना, तो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो तुमने कोशिश करी जिस चीज़ को पाने की, वो तुमको मिल ही गई, ठीक है। और अगर तुम सही में दिल से किसी चीज के को चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है यार। तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे से ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ करो, हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें अगर कुछ भी चीज पूछनी हो एंड कुछ भी डाउट वगैरह आ रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी उसका आंसर जो है वो दे दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।